नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है हमारा, उसके चैप्टर फर्स्ट है दोस्तों। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें का सभी महत्वपूर्ण नाम वाले क्वेश्चन, जैसे राउस का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया। फैराडे में 2 नियम है, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम। ये सब क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे दोस्तों, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। अर्थात यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाओं को भी परिभाषित क्या कर दीजिए, सीमाओं को लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, देखिए कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर, मान लीजिए कह रहा है कोई विलायक है, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है दोस्तों, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है दोस्तों। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आइए इसको समय व्यतीत करते हैं दोस्तों और आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, देखिए वाष्प दाब यहाँ लिख लीजिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए जो अपेक्षित अवनमन किसके दोस्तों, तो विलेय के मोल अंश क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। विलेय के मोल अंश के समानुपाती कह सकते हैं या बराबर कह सकते हैं। यह हम आपको समझाते हैं किसके समानुपाती होता है, तो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको समझाते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि आपका ये जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, इससे आप किससे व्यक्त करते हैं, तो आप वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन को व्यक्त करते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0, इसी से व्यक्त करते हैं ना। अब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यह किसके बराबर होता है, मोल अंश के बराबर होता है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मोल अंश को हम किससे दर्शाते हैं, जैसे कि आपको पता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक कोई टप है, ठीक है, इसमें 2 विलेय है, एक कैपिटल एन है और एक स्मॉल एन है, कैपिटल एन है। तो यही 2 पदार्थ मिलकर क्या बनेंगे, मोल प्रभाज या कह सकते हैं मोल अंश का निर्माण करेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि देखिए मोल अंश किसे कहते हैं, तो किसी विलायक उपस्थित एक घटक की मोलों संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के को ही हम क्या कहते हैं, कि अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोल अंश कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, कैपिटल एन लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जो तनु विलयन के लिए जो होता है एन कैप, देखिए पे आप लिखिएगा कि तनु विलयन के लिए दोस्तों क्या होगा, तो तनु विलयन के लिए जो हमारा यन होगा वो बहुत ही किससे कम होगा। देखिए जो हमारा मोल अंश किससे कम होगा, तो स्मॉल जो होगा वो ग्रेटर देन से क्या होगा, छोटा होगा दोस्तों। तो अर्थात कह सकते हैं, चूंकि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं ना। तो कैपिटल एन यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, तो कैपिटल एन देखिए पहले यहाँ लिखिए P0 माइनस PS अपॉन
पी नॉट, ठीक है, इतना लिखा आपने। फिर उसके बराबर है आपने इसका पूरा मान क्या रखा है, देखिए इसका 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 देखिए एन पहले यहाँ लिखिए, और इसका मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन प्लस कैपिटल एन का मान क्या रखा है आपने, तो एन रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल एन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। जैसे कि आपको पता है, हमने अभी आपको बताया था कि विलय के मूल अंश का प्रभाव देखिए, जो कैपिटल एन था, तो यहाँ पर देखिए विलय के मूल अंश को तथा विलायक के मूल अंश के क्या होते हैं, अनुपात को कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा कैपिटल होता है वो विलायक के मूल अंश तथा विलायक के क्या होता है, मोल प्रभाज कहता है। देखिए इसी प्रकार होता है ना दोस्तों, विलायक के मोल प्रभाज के अनुपात को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको पता है, स्मॉल एन अपॉन लिख सकते हैं कि स्मॉल एन बराबर है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन बराबर है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप ऐसे सूत्र लिखिए। क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आपका सूत्र यहाँ क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, और यहाँ कैपिटल एन स्मॉल एन बराबर क्या लिख सकते हैं, तभी हमने आपको बताया क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। इसका क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल एम। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एम एस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है आपका राउल्ट का नियम। क्या होता है दोस्तों, यही होता है आपका राउल्ट का नियम। यही होता है दोस्तों आपके राउल्ट का नियम। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पी क्या होता है, पी नॉट बराबर क्या होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पी नॉट बराबर क्या होता है दोस्तों। तो पी नॉट बराबर देखिए, जैसे हमारा पता है पी नॉट बराबर हमारा क्या होता है, तो पी नॉट बराबर होता है दोस्तों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो हमारा पी नॉट होता है, पी नॉट हमारा बराबर क्या हुआ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और जो हमारा पी एस होता है वो क्या होता है, तो पी एस बराबर होता है विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हमने तो राउल्ट के नियम तो ज्ञात कर लिया। देखिए अब क्या और कह रहा क्वेश्चन में, तथा इसकी सीमा भी ज्ञात कीजिए। इसकी सीमाएं भी ज्ञात करना है। आइए राउल्ट के नियम की सीमा भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है यह केवल किस पे लागू होता है, तो यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है दोस्तों, तो यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। नंबर 2, यह विलयन केवल अवाष्पशील पदार्थों के लिए, देखिए कौन से पदार्थ, तो अवाष्पशील पदार्थों पर ही क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। नंबर 1 क्या कहा है कि यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 क्या कह रहा है कि यह एक अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू होता है। कि तो देखिए नहीं लागू होता है। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता। तो किसके नियम पर लागू नहीं होता है, तो यह विद्युत अपघट्यों के नियमों पर लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ, अर्थात कह सकते हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाती है तो वो वियोजित हो जाता है, वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात कह सकते हैं जो विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ होते हैं वो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों तनु विलयन के आधार पर राउल्ट के नियम और उनकी सीमाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ही IMP ऐसे कह सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। पहले हम देखेंगे प्रथम नियम, फिर उसके बाद हम देखेंगे द्वितीय नियम। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रथम नियम क्या कह रहा है। कह रहा है इस नियम के अनुसार, अर्थात फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार
विद्युत अपघट के समय इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या उसमें प्रवाहित होने आवेश, या कह सकते हैं एकत्रित होने वाले आवेश की मात्रा, या तो उसमें कह सकते हैं प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपके पास अभी मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ पर सेल है, ठीक है दोस्तों, आपके पास कोई सेल है और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड इसमें, जैसे कि आपको पता है एक बैटरी में दो ही प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक कौन सा होता है, तो एक होता है हमारा धन आयन और एक होता है दोस्तों ऋण आयन होता है। क्या होता है, तो एक होता है हमारा ऋण आयन और एक क्या होता है, धन आयन होता है। तो क्या कह रहा है, आवेश जो इसमें धारा प्रवाहित होगी उससे इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए या इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा के कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए क्या कह रहा है, देखिए पहले इसमें क्या रहा है, पदार्थ की टोटल इसमें क्या निकालेंगे, पहले पदार्थ की मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पदार्थ की मात्रा पदार्थ की मात्रा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो विद्युत आवेश की मात्रा। देखिए पदार्थ की मात्रा किसके, देखिए आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ के अनुक्रमानुपाती लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे आवेश की मात्रा, ठीक है। जो हमारा विद्युत अपघट में जो देखिए जो पदार्थ था, पदार्थ की मात्रा तथा आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम लगा दिए हमने। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखेंगे पदार्थ की मात्रा क्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है पदार्थ को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, और पदार्थ और यहाँ पर ये आवेश क्या होता है, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर क्या हम पाते हैं, IT होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखाएंगे W प्रोपोर्शनल IT, ठीक है। जैसे ही हम IT देखिए जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहाँ Z लगा सकते हैं, Z लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे W बराबर ZIT। तो दोस्तों यही होता है दोस्तों, क्या यही होता है हमारा प्रथम नियम, किसका, फैराडे का प्रथम नियम होता है दोस्तों, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघट पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा तथा विद्युत अपघट से मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही होता है दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम। आइए देखते हैं दोस्तों फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहलाता है। तो प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं दूसरा नियम। फैराडे का प्रथम नियम हमने देख लिया है, आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, अर्थात फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, यदि समान विद्युत धारा देखिए यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास एक कोई मान लीजिए कोई विद्युत अपघट A है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक क्या है दोस्तों, एक आपके पास पात्र है जिसमें विद्युत अपघट है A है, ठीक है। एक विद्युत अपघट है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसे एक विद्युत अपघट है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए एक दूसरा विद्युत अपघट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक दूसरा विद्युत अपघट है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक दूसरा विद्युत अपघट है, दूसरा विद्युत अपघट मान लीजिए B है, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें मान लीजिए आप कोई एक विद्युत अपघट है, मान लीजिए कोई सा विद्युत अपघट मान लीजिए, जैसे इसमें मान लीजिए हम इसमें मान लेते हैं ये वाले, मान लीजिए एक A है और एक B है। इसमें मान लेते हैं हम क्या है, NaCl है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या मान लेते हैं हम इसमें ZnSO4 है, ठीक है दोस्तों। इसमें विद्युत अपघट एक जो है ZnSO4 है, इसमें B वाले में क्या है, NaCl है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, देखिए इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा में, मान लीजिए अगर समान विद्युत धारा हो तो, या समान विद्युत धारा हो, या फिर कह सकते हैं समान समय के लिए, अर्थात दोनों में मतलब एक ही समय में, जैसे मान लीजिए जिस समय में इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो उसी समय में इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही हो, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले, अर्थात कह सकते हैं अभी हमने बताया था ना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैसा है, प्लस है। तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हैं एकत्रित हुए तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो मान लीजिए अभी हमने देखा था कि
यहाँ देखिए अभी हमने देखा था W1 बराबर क्या लिखा था हमने, तो अभी हमने देखा था E1। ठीक है दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि अभी हमने क्या देखा था, पदार्थों की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए भिन्न भिन्न अर्थात कह सकते हैं दो हमने पदार्थ लिया है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पर ले लेते हैं W2 प्रोपोर्शनल E2। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम देखिए यहाँ देखिए जैसे अभी हमने बताया था आपको कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो Z लग जाता है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे W1 अपॉन W2। ठीक है, W1 अपॉन W2। यहाँ देखिए इसको हटाएंगे, जैसे इसको हटाएंगे हम यहाँ लिख लेंगे Z। क्या लिख लेंगे, Z। E1 यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, E1 अपॉन इसमें भी अनुक्रमानुपाती है तो यहाँ भी लगाएंगे Z। E2 लगाएंगे तो Z से Z कट गया दोस्तों। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, W1 बराबर है W2 इज इक्वल टू E1 बराबर है E1 बराबर है E2। दोस्तों यही होता है फैराडे का द्वितीय नियम, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट था दोस्तों। तो आइए देखते हैं, सबका नाम पहले देख लेते हैं। तो E1 E2 को हम क्या बोलते हैं, जो E1 और E2 है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं तुल्यांकी भार बोलते हैं। और हमारा जो W1 और W2 है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पदार्थ, क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्राएं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्राएं, अर्थात इसमें कितने मात्रा में पदार्थ है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों फैराडे का दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, हेनरी का नियम। आइए देखते हैं, हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके सीमाएं भी क्या करना है दोस्तों, सीमाएं एवं अनुप्रयोग को भी लिखिए दोस्तों। आइए समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। जैसे कि आपको पता है हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के किसके, तो गैस के दाब के क्या होती है दोस्तों, तो गैस के दाब के समानुपाती होती हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ स्थिर कोई ताप है। ठीक है दोस्तों, क्या है, आपके पास यहाँ कोई एक क्या है, बाउल है, अर्थात कह सकते हैं प्याला है, जिसमें क्या भरा है, मान लीजिए कोई विलायक भरा है, कोई विलायक भरा है। इसमें क्या भरा है दोस्तों, तो इसको मान लीजिए आप विलायक भरा है। और मान लीजिए इसमें हम ऊपर से कोई गैस O2 गैस या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हम इसमें घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन हम इसमें घोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या घोल रहे हैं, तो O2 गैस घोल रहे हैं। और किस में घोल रहे हैं, तो इस कह सकते हैं क्या किस में घोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है स्थिर ताप पर, अर्थात कह सकते हैं T बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, स्थिर ताप पर घूर रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में, किसी गैस का, ये गैस है किसमें विलय हो रही है, तो यहाँ देखिए विलय हो रही है ना, तो द्रव में विलेयता जब इसमें जितना प्रेशर लगाएंगे दोस्तों उतना ही यहाँ अच्छे से मिलेगी, जितना कम प्रेशर लगाएंगे उतना ही अच्छे से यहाँ नहीं मिल पाएगी। तो क्या कहते हैं कि स्थिर ताप पर कह सकते हैं किसी गैस का द्रव में विलेयता दाब, जो दाब के समानुपाती होती है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें क्या घुली हुई है, तो घुली हुई है गैस। तो घुली हुई गैस की देखिए, घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो गैस के दोस्तों दाब के, जो यहाँ पर घुली हुई गैस होती है। देखिए कौन सी गैस घुली है, O2 गैस घुली है, और कितने दाब पर घुली हुई होती है उसी के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, उसी के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं घुली हुई गैस की दाब की मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं m से, और उसके गैस क्या होते हैं, प्रेशर, गैस माने क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर के समानुपाती होती है। जैसे ही हम आपको बता दें, यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे KH यहाँ क्या है, स्थिरांक है दोस्तों। क्या है ये, तो ये हमारा स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू K
एच डॉट पी, के एच डॉट पी अर्थात इंटू पी, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए हटाएंगे तो इसको इक्वल टू लगेगा और के एच लगेगा, इंटू क्या है पी है। तो घुली हुई गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होती है दोस्तों, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो देखिए आपको जैसे बता दें कि जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों कि देखिए अभी हमने बताया ना यहाँ यम क्या है, कि यहाँ देखिए यम क्या है, के एच क्या है, पी क्या है। तो हमारा रहा है कि कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो आइए कोलराउस के नियम को परिभाषित करते हैं और उसका अनुप्रयोग को भी पढ़ते हैं। पहले आइए इसका हम आंसर देख लेते हैं दोस्तों, फिर उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोलराउस के नियम के अनुसार, जैसे इसके पहले हमने देखा था राउल्ट के नियम के अनुसार, इसी प्रकार ये है कोलराउस। तो कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन, देखिए मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनावेशों या धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग की क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक यहाँ पर एक टैंक है, ठीक है, या कह सकते हैं बर्तन है या फिर पात्र भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पात्र में आप ले लीजिए पानी, ठीक है, और आप जैसे ही पात्र में पानी लिए दोस्तों, और इसमें आप जैसे ही इस पात्र में अगर आप नमक डालेंगे दोस्तों, क्या डालेंगे, तो मान लीजिए आपको स्पून है, स्पून में नमक है, ठीक है, स्पून में चम्मच होता है। तो यहाँ जैसे ही आप NaCl डालेंगे तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर Cl माइनस में तथा Na प्लस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, Cl माइनस में तथा Na प्लस में टूट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये अब घटित हो जाते हैं। अब घटित कब होंगे, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए फिर जैसे ही यहाँ पर आप घटित करेंगे तो क्या कह रहा है, किसी विलयन की मोलर चालकताओं के धनायनों तथा ऋणायनों के योग क्या कहते हैं, योग को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, देखिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं लेमडा एम से, इनफाइनाइट लेमडा एम से, इसको बोलते हैं मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता क्या दिया हमारा टोटल, तो हमारा NaCl दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए NaCl। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन में क्या कहा था कि कह रहा था कि कुल धनायनों तथा ऋणायनों के रहा है कि कुल धनायनों, देखिए यहाँ पर देखिए धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग की क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा, ये मोलर चालकता हमने क्या निकाला था दोस्तों, NaCl निकाला था। ठीक है, अब किसके बराबर होता है, तो लेमडा एम। तो देखिए धनायन क्या है इसमें, तो धनायन हमने क्या माना था दोस्तों, तो धनायन आप मान लीजिए यहाँ पर Na माने थे। ठीक है, तो यहाँ Na लिख लीजिएगा, फिर यहाँ प्लस करके फिर देखिए यहाँ योग माने क्या होता है, प्लस होता है, फिर लेमडा एम इनफाइनाइट, और यहाँ देखिए M मान लीजिए और Cl क्या था, माइनस में था। ठीक है दोस्तों, Cl हमारा क्या था, माइनस में था। तो दोस्तों यही होता है इसका नियम, किससे कहते हैं, तो कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट में उपस्थित मोलर चालकताओं के धनायनों तथा, देखिए यहाँ पर धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो लेमडा एम है, देखिए यहाँ पर लेमडा एम है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, मोलर चालकताओं एक है ना, दो है, देखिए दो को बोलते हैं चालकताओं के योग, प्लस बने योग को कोलराउस का नियम कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका अनुप्रयोग, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। दोस्तों ये हुआ कोलराउस के नियम। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम उसके अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में कहा भी है परिभाषित कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए या लिखिए। आइए देखते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं दोस्तों कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या कह रहा है कि विलयन की कोटि ज्ञात करने में, तो सबसे पहले देखिए कोलराउस के प्रयोग कहाँ करते हैं, विलयन की कोटि ज्ञात करने में। क्या कह रहा है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या विलयन, यहाँ विलयन होना चाहिए। ठीक है, विलयन की कोटि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी विलयन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, विलयन रहना चाहिए,
विलयन की कोटि। ठीक है, विलयन कोटि क्या कह रहा है, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता अपॉन अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट चालकताओं की मोलर चालकताओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन की कोटि कहते हैं। तो दोस्तों यही हुआ इसका अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता तथा अनंत अंतों पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकताओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विलयन की कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना। ये पहले हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे दोस्तों, पहले हम लिख लेंगे एम क्या है, फिर हमारा जैसे के एच था, फिर हमारा जो पी था वो क्या है, सबका नाम हम देखते हैं दोस्तों बारी बारी। आपको इतना इजी वे में पढ़ाएंगे कि आपको सारा क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा यम है दोस्तों, ये क्या है, तो हमारा यम है घुली, क्या है दोस्तों, कह सकते हैं घुली हुई गैस की मात्रा है दोस्तों, क्या है, घुली गैस की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, और के एच क्या है, तो के एच हमारा है हेनरी का स्थिरांक है दोस्तों, हेनरी क्या है दोस्तों, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर पी क्या है, तो पी के जैसे हमको पता ही है प्रेशर यानी दाब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा हेनरी के अनुप्रयोग। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्या, अब आइए देखते हैं, उम्मीद है दोस्तों आपको हेनरी के नियम समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं दोस्तों हेनरी के नियम की सीमाएं या फिर कह सकते हैं अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, पहले सीमाएं देखेंगे फिर उसके बाद हम अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यह जो होता है हेनरी का नियम जो होता है दोस्तों, वह कहाँ पर लागू होता है, तो यह केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है दोस्तों। कहाँ पर लागू होता है, केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। हेनरी के नियम सांद्र विलयन पर कभी भी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप, निम्न ताप, देखिए निम्न दाब, दाब अभी हमने किससे प्रदर्शित किया था, तो पी से प्रदर्शित किया था। उच्च ताप यानी कह सकते हैं टी यानी कांस्टेंट। ठीक है, तो पर कार्य करता है। उच्च ताप, जितना आप दाब लगाएंगे उतना ही आपका जो कह सकते हैं गैस है उतनी ही अच्छी तरीके से घुल जाएगी। ठीक है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो, कहाँ दोस्तों, जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब हम क्या हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यह गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयोग होता है। नंबर 1, जैसे दोस्तों आपको पता है कि गोताखोर जो समुद्र में या कह सकते हैं नदियों के अंदर जाते हैं किसी चीज़ का ढूंढने, या कह सकते हैं लाश भी ढूंढने जाते हैं, तो जो पीछे लगाए रहते हैं ऑक्सीजन, वो हेनरी के नियम पे ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा, शीतल पेय पदार्थ को उत्पादन करने में, अर्थात कह सकते हैं जो हमारा शीतल पेय पदार्थ जैसे ठंडा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ड्यू हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, ये सब हमारा जो होता है, जैसे ही आप खोलेंगे देखेंगे कि दोस्तों उसमें से क्या निकलेगा, बहुत तेज़ी के साथ गैस निकलेगा। अर्थात कह सकते हैं हिला के अगर थोड़ा सा इसे हम खोलते हैं तो पूरा ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें भी क्या लगेगी, हेनरी का नियम लगेगा। तीसरा नंबर, फेफड़ों की क्रिया विधि, जो हमारा फेफड़ा होता है स्पंद करता है, अर्थात कह सकते हैं धड़कता है, ऐसे ऐसे पंच करता है, वो दोस्तों किस पे कार्य करता है, हेनरी के नियम पे ही कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं फेफड़ा भी हेनरी के नियम में के अनुसार ही, मतलब कह सकते हैं हेनरी के नियम ने बताया कि फेफड़ा भी इसी तरह चलता है, ये कह सकते हैं कि धड़कता है, या फिर कह सकते हैं कि फूलता पचकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट देख लीजिए, पहाड़ों पर या कह सकते हैं जो पर्वतरोही होते हैं, अर्थात जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, इनको जो इनके द्वारा जो सांस लेने वाले सिलेंडर होते हैं पीछे बांधे होते हैं, वो भी किस पे काम करते हैं, तो वो भी हेनरी के नियम पे ही कार्य करते हैं। दोस्तों ये हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।